पीएचडी का ड्यूरेशन अगेन फिक्स नहीं है, इट वेरीज। हर जगह पे कुछ ना कुछ बेंचमार्क्स लोगों ने रखे होते हैं, कुछ ना कुछ रखे होते हैं, तो वो दे ट्राई अगेन। अभी ये स्टैंडर्ड बनता जा रहा है कि दे ट्राई कि आप किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाएं जो कि कंप्लीशन पे हो, तब आपको पीएचडी दी जाए। या अच्छे क्वार्टाइल जर्नल्स में आपके 3 4 5 आर्टिकल्स पब्लिश हो जाएं, फिर वो आपको फिर अप्रूव करते हैं। ये हर बैंक इंटरनेशनल ऑलमोस्ट हर जगह पे जो अच्छे हैं वो यही करते हैं, जो उसे सिर्फ एज अ इंडस्ट्री चला रहे हैं वो बस टाइम पूरा कराते हैं। लाइक यूके ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो फेमस है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग देम एज द एजुकेशन इंडस्ट्री। वो आपको बुलाते हैं 5 साल के लिए, 5 साल में जो किया किया नहीं किया वो आपको डिग्री या तो दे देंगे या नहीं देंगे, और कहेंगे चल वापस चले जाओ बस। दे आर दी, मतलब वो मनी ओरिएंटेड कंट्रीज ज्यादा है। दे आस्क यू कि साल की इतनी फीस है, इतने £1000 पे करें। मतलब उनका फीस के साथ होता है और डिग्री मिल जाती है, बेशक कुछ ना भी किया। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में मिल जाती है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही है प्रोसेस मोस्ट ऑफ द टाइम। 5 से 7 साल कह लें आप टाइम तो। वो भी दे मेक श्योर, क्योंकि उनकी भी फैकल्टी है, उनकी भी प्रमोशन सारी इसी से लिंक्ड अप होती है ना, तो वो उनका जो साइकिल चलता है उसमें भी उनको भी कुछ ना कुछ आउटपुट तो चाहिए। बट स्टिल उनकी क्राइटेरिया कुछ और है कि इफ स्टूडेंट इज पेइंग मनी फॉर सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जस्ट गेट दी थिंग्स डन एंड सेंड हिम बैक। अच्छा जी, ओके, और कोई क्वेश्चन क्वेरी? अभी तक जो चीज़ हमने देख ली है उसमें से कोई सवाल है आपका है? हमने डिटेल में कवर कर लिया है पब्लिकेशन एस्पेक्ट्स को, रिसर्च पेपर्स को, इसमें कॉन्फ्रेंस पेपर्स, जर्नल पेपर्स, इनके क्वालिटी क्राइटेरिया, इनके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, इनका प्रोसेस ऑफ सबमिशन, प्रोसेस रिव्यू प्रोसेस, इनके जो परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स हैं, इनकी इंडेक्सेशंस हैं, वो हमने डिटेल में कवर कर ली है। और इसमें एक चीज़ जो अभी है, और वो है सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू पेपर्स, एसएलआर जिन्हें कहते हैं। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ये हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आज हम एक छोटा जो टाइम रह गया इसमें एक ऐसी चीज़ कवर करते हैं जो कि दोनों को थोड़ा शॉर्टली हैंडल कर लेगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन और नहीं है तो लेट मी सी कि आज की नेक्स्ट चीज़ को हम क्या देखें। अच्छा, ओके, सो एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कह लें, या एक रिलेटेड टर्म है जो कि बहुत ज़्यादा यूज होती है रिसर्च इवैल्यूएशन के अंदर, विच इज कॉल्ड दी ओरिजिनलिटी। देयर इज अ टर्म कॉल्ड ओरिजिनलिटी। सो जब आप अपने काम को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तब भी, और जब अपने आप काम को पब्लिश कर रहे होते हैं उस वक्त भी, मोस्ट ऑफ द रिव्यूअर्स दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन
कि व्हाट इज द ओरिजिनलिटी ऑफ योर वर्क, एंड यू शुड बी एबल टू आंसर इट, कि इसका क्या जवाब दूं, कि आपने काम कर लिया है और अब आप कहना चाह रहे हैं कि जी इसमें मेरी ओरिजिनलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, या इसका जवाब क्या बनता है। सो एक इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। I'll try to link with some examples, like एक एग्जांपल इसकी इससे पेशतर ये हो सकती है कि there was a time once the circular object was designed and perceived, and ultimately it was used in many objects, like आजकल की जो फेरारी है या कोई भी एक मॉडर्न कार है, उसमें उसकी मोबिलिटी जो है वो डिपेंडेंट अपॉन द व्हील या रोलिंग बॉडी है, बट इट वाज इन्वेंटेड समटाइम्स बैक 300-400 years बैक probably. सो अगर एक क्वेश्चन किया जाए कि विच वन इज द ओरिजिनल रिसर्च आउट ऑफ द टू, सो व्हाट कुड बी योर आंसर इन दिस रिगार्ड। अगर आपसे मैं पूछूं कि जी कौन सी रिसर्च ओरिजिनल थी या है इन दोनों सिचुएशंस के अंदर, एज फार एज द मोबिलिटी इज कंसर्न, क्या जवाब आपके दिमाग में आता है। इस पिक्चर को देखते नॉट पिक्चर, मैं तो एक कॉन्सेप्ट दिया ना आपको, पिक्चर तो वैसे एक सामने है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन व्हील वाज इन्वेंटेड एंड नाउ दैट व्हील इज बीइंग यूज्ड इन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, which one is original। तो व्हील जी, राबिया का जवाब आया है व्हील इज ओरिजिनल, which was invented by some aboriginal person या somebody from the past, 300 या 400 या 500 साल पहले जिसने ये सोचा था और उसने वो चीज़ बनाई थी, तो ओरिजिनलिटी उसके अंदर थी। अब ओरिजिनलिटी नहीं है जब वो किसी मैक्लॉरेन के अंदर यूज हो रहा है, या वो बुगाटी में यूज हो रहा है, या वो टोयोटा में यूज हो रहा है, या वो होंडा में यूज हो रहा है, तो ओरिजिनलिटी नहीं है। ये राबिया का जवाब है। आपका जवाब क्या है इसमें, मोइन। ठीक है जी जी, तहसीनुल्लाह, तहसीन नाम है ना, या एहसान है, एहसानुल्लाह है, तहसीनुल्लाह। चलो जी, तहसीन तहसीन बोलना जरा आसान है, ठीक है, अल्लाह की तहसीन, बट तहसीन बोलते हैं आप, तहसीन तो। मतलब इसमें व्हील का और ये और इस गाड़ी मतलब डिजाइन करती है व्हील को है डिजाइन है या उसकी डिजाइन किया उसकी रिसर्च किया होगा फिर पे डिजाइन किया होगा मतलब कुछ रिसर्च किया होगा कि पहले से करती है स्पीड के साथ है यहाँ पर स्पीड के साथ सही सही। अब आपने इसमें यानी इसमें इसको हम कहते हैं कि ऑप्टिमाइजेशंस की होंगी, एडिशन या डिलीशंस की होंगी, and the thing which is right now being used is not exactly the same which was invented say आज से 300-400 साल पहले, that was something different, it was probably similar but it was not exactly the same। तो आप ये कह रहे हैं कि जो गाहे बगाहे चीजें ऐड हो रही हैं, they all are original। सही। हाँ जी मैडम, मोहम्मद शाह से पूछे पहले। हाँ जी, मोहम्मद शाह, क्या चीज अच्छी लग रही है इसमें से। सर मैं बेसिकली मेरा रिसर्च है वो तहसीन की बात नहीं है, मोहम्मद शाह ही बैठा हुआ आगे, इससे पूछो। आप मोहम्मद शाह नहीं, आप तहसीन हैं। हाँ जी, उर्दू आती है, पश्तो बोलते हो सिर्फ। हाँ, यार इंग्लिश भी बोल सकते अच्छा चले, तो ये कि अकेला 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 एक ही बेटा है आपका। हैं नहीं दो है एक अपने फादर के पास है अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या आप करती क्या है, क्या आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या है इस वक्त। मतलब जॉब मैं इंटेलिजेंस में जॉब करती हूँ अच्छा अच्छा ठीक है, तो किस जगह पे। ये सर फैजाबाद में जो है डिजाइन ऑफिस अच्छा, तो क्या आप उसमें है, क्या नाम है, आर्मी में, नहीं या वैसे मतलब एज अ सिविल ऑफिसर, ठीक है। चले फिर तो आप काम की खातून है, आपसे तो बहुत सारे लोगों को फोन कराए जा सकते हैं आजकल। लोग ज्यादा अप्रोच किस लिए करते हैं जी, मेरे फलां जगह उसने पैसे ले लिए हैं, वो उसके बाद जो है ना नजर ही नहीं आ रहा जी, तो उसको फोन करा दें, होता है ना। जी बिल्कुल तो आपको इसमें एंगेज किया जा सकता है, गुड। नहीं ठीक, हाँ वो अच्छी बात है, चले मीन्स के इट शुड बी यूज्ड, ठीक है जी, गुड।
तो और उनके फादर जो है वो, सर बहुत हो गया था। उनके साथ एक बेटा उनके साथ है, नहीं वैसे तो वो भी इधर ही आए है। हुए हैं। 6 मंथ इधर होती है, 6 मंथ वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बड़ी टफ जॉब है आप दोनों की, फिर इसका मतलब है। ठीक है कुछ। हाँ लेकिन ये कि आई आई लाइक इट कि जो फैमिलीज या जो स्पेशली हमारी फीमेल्स हैं जो काम कर रही हैं और विद फैमिली काम कर रही हैं, आई अप्रिशिएट देम और आई ऑलवेज सपोर्ट देम। मेरी ये हमेशा से ख्वाहिश रही है कि हमारे मुल्क की जो बड़ी पॉपुलेशन है ना, 50% हमारी, 51%, 52% तक हमारी खवातीन है पाकिस्तान में। जब आप दुनिया फिरते हैं तो आपको लगता है यार कि दुनिया में तो औरतें ही काम कर रही हैं। जब पाकिस्तान फिरते हैं तो लगता है कि मर्द ही काम कर रहे हैं, औरतें है ही नहीं हम पे। और इसलिए हम औरतें हमारे लिए ना वो दूसरे सयारे की मखलूक हैं हमारे लोगों के लिए, क्योंकि वो नजर नहीं आती। जब नजर नहीं आती तो हर किस्म की जो बुराई हमारे माशरे में, वो इसीलिए है कि औरतें छुपाई हुई हैं आपने। जब कभी कभी नजर आती हैं तो वो, जिनको नजर आती हैं वो बेचारे परेशान रहते हैं। और फिर ये कि आपकी माशी तरक्की में, माशरती साइकिल में जब तक एक बड़ा रोल, एक बड़ी पॉपुलेशन हिस्सा ही नहीं लेगी तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। और मेरे ख्याल में खवातीन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, टू द पॉइंट चलती हैं। मर्द जो है वो बहुत गड़बड़ होते हैं हमेशा से। ठीक है, उनको आप एक काम बताएंगे तो वो काम वो नहीं करेंगे और बहुत सारे काम करेंगे। लेकिन जो खवातीन है, दे उनका मेंटल साइकिल या उनका जो सर्किट है वो ऐसे डिजाइन हुआ हुआ है कि दे आर वेरी सिंसियर विद देयर जॉब्स। और ये पूरी दुनिया में यही नजर आएगा आपको। आप टर्की चले जाएं, आपको वहां पे आदमी कम लगेंगे, नजर आएंगे, औरतें ज्यादा नजर आएंगी हर प्रोफेशन के लिए। आप चले जाएं यूरोप के अंदर, हर जगह पे आपको खवातीन का एक मेजर रोल नजर आएगा। आप चले जाएं टूवर्ड्स ये जो आपके एरिया है, मलेशिया, इंडोनेशिया, देयर आर ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ फीमेल विच आर वर्किंग एंड बिकॉज ऑफ देयर वर्किंग दे हैव प्रोग्रेस। मलेशिया ने तरक्की इसीलिए की है कि उन्होंने अपनी औरतों को अपने सिस्टम के अंदर डाला। आप सड़क पे गाड़ी चला रहे होंगे, आपको मोटरसाइकिल्स पे, स्कूटर्स पे 80% औरतें नजर आएंगी। ठीक है। ऑल्दो अभी यहाँ भी ट्रेंड शुरू हो गया है, बहुत हद तक आप देखेंगे कि बच्चियां जो आती जाती नजर आती हैं बाइक्स पे। और अदरवाइज भी कुछ थोड़ा सा लोगों ने अपनी फैमिलीज में लोगों को परमिशन दी है, तो मेरे ख्याल में देनी चाहिए हम सबको। ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है और ये सबके लिए अच्छा है। इट इज़ गुड फॉर एवरीबडी। और अगेन, जिंदगी गुजारने के कुछ रूल्स होते हैं कि मतलब कुछ आप कहें कि यानी जो हमारे कुछ दिमागों में लोगों के चल रही होती है ना बुराइयां, वो बुराइयां जो है वो हमेशा सिस्टम के अंदर कुछ डिसिप्लिन होते हैं, उनको आप तरीके से फॉलो करें तो हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती है। तो वो चीज़ें अगर हर इंसान अपने पर्सनैलिटी में ले आए तो कोई मजायका नहीं है। और आई एम श्योर कि जो हमारी पाकिस्तानी औरतें ना, ये बनिस्बत किसी और मुल्क की औरतों के ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं, समझदार भी हैं, मेच्योर भी ज़्यादा होती हैं। उनको मौका दें तो दे विल परफॉर्म मच बेटर देन एनी अदर फीमेल इन दी ग्लोब, इन दी वर्ल्ड। तो हम सबको एटलीस्ट, चले हम चार पांच जो लोग बैठे हैं, हमें ये जरूर सोचना चाहिए। मतलब सर हम जाते कि इसको साथ साथ हम फैमिली को भी घर में भी लेके चलते हैं, जी मतलब जी घरेलू भी होती है जी। और बाहर से भी वो जो सिंसियरिटी हमारी औरतों में है ना, जो क्या फेथफुलनेस है, लॉयल्टी है, वो लॉयल्टी दुनिया की औरतों में नहीं है। बहुत यानी है, आई वुड से कि नहीं है, बट उस तरह की नहीं जिस तरह की हमारी औरतं में है। उस लॉयल्टी के साथ अगर उनको मौका दें काम करने का तो मतलब हम सबको अपनी बहनों को, बेटियों को, फैमिली में जो लोग हैं उनको प्रमोट करना चाहिए कि जी लेट देम वर्क, लेट देम गो आउट, लेट देम फील द प्रेशर एंड लेट देम डू वर्क। ठीक है, तो ज़रूर इसकी इसकी आप लोग भी प्रमोशंस करें, कोशिश करें अपने लेवल पे इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। तो आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप इसको लेकर आती हैं और साथ साथ काम भी कर रही हैं, तो अच्छी बात है। जी मोहम्मद शाह, आपको नहीं बताया नहीं आपने मुझे जी, क्या चीज़ अच्छी लग रही है आपको इसमें? गाड़ी चाहिए? गाड़ी अच्छी लगती है? कौन सी कार अच्छी है, सबसे अच्छी कार कौन सी है? उबर? पर जिसकी या ऊपर जो उसकी तस्वीर है, अच्छा उसकी बात कर रहे हैं। ये तो फिरारी है। फिरारी का नाम सुना हुआ है? नहीं सुना हुआ? तो मम्मा से कहें ना आपको एक फिरारी दिलाएं, या बुगाटी दिलाएं, या लंबरगिनी दिलाएं। ठीक है, गाड़ी लोगे तो समझ नजर आएगी ना, छोटी गाड़ी लो, फिर उससे इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो अच्छा जी, चलें, पॉइंट ये है कि जी चीजें जो है वो इस तरीके से देख, अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लाइक
एलन ट्यूरिंग जो है ना एक बड़े फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, इंग्लैंड से इनका ताल्लुक था। और इनको कहा जाता है कि ही फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आजकल जो कंप्यूटर साइंस है, आप माशाल्लाह आप में से भी काफी सारे लोग शायद इसी डिग्री को कर रहे होंगे। बहुत थोड़ी सी जिंदगी इनकी शायद थी, ज्यादा अरसा इन्होंने नहीं गुजारा दुनिया में, और इनके साथ बहुत सारे इश्यूज भी एसोसिएटेड हैं। बट ही इज द वन जिसने ये जो हमारे आजकल की जो मशीनिंग है इनके ऊपर होमवर्क किया, और पहली मशीन जो डिजाइन की गई या बनाई गई उस वक्त के दौर में 50s के अंदर, दिस वाज ही वाज द वन। तो अब एक ट्यूरिंग मशीन थी जो इन्होंने बनाई थी, और एक आजकल का ये लैपटॉप है जो कि विद लॉट ऑफ फैसिलिटीज, लॉट ऑफ रिसोर्सेज दुनिया में एग्जिस्ट करता है। सो विच वन इज ओरिजिनल इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन? तो आप शायद कुछ कहेंगे नहीं जी पुराना वाला ओरिजिनल था, कुछ कहेंगे जी ये वाला ओरिजिनल है, कुछ कहेंगे जी कि सीक्वेंशियल चीजें चली हैं, हर चीज ओरिजिनल होती है। तो देर आर क्वेश्चंस या देर आर आंसर्स विच मे बी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। यही किस्म के पर्सपेक्टिव्स आपसे आपके वैल्यूएटर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आपसे क्वेश्चन किया जाए आपके काम का, कि आपने काम किया है, एमएस में किया है या पीएचडी में किया है, तो ओरिजिनलिटी को बताएं जी। अब ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। इसका आंसर देने के लिए यू शुड नो सर्टेन थिंग्स, and those are maybe covered within the definition of originality. तो आप अगर आप इनमें से कोई भी काम, आप कहीं भी आप फिट इन होते हैं, तो आप वो बात कर सकते हैं कि मेरी ओरिजिनलिटी ये है। लाइक नंबर वन इज इफ यू हैव सेड समथिंग व्हिच नोबडी हैज सेड बिफोर, just saying something, neither you have written, neither you have proved, neither you have validated, experimented, but आप क्या ऐसी चीजें हैं जो शायद पहले किसी ने नहीं की, तो you can always claim कि this is my originality, I'm saying it for the very first time in the world. नंबर टू, इफ यू हैव डन सम एक्सपेरिमेंटल वर्क ऑन अ थ्योरी, एक थ्योरी एग्जिस्ट करती थी, आपने उसका फॉर्मूला बना दिए और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, एम्पेरिकल वर्क कर लिया, तो दैट इज योर ओरिजिनलिटी। ये ओके जी, फॉर्मूला ओम्स लॉ एग्जिस्ट करता है, किरचॉफ लॉ एग्जिस्ट करता है, मैंने उसके लिए ये डाटाबेस कलेक्ट किया और इसके ऊपर इस तरह से होमवर्क करके इसको वेरीफाई किया। यू हैव मेड समथिंग। अब ये आपके सामने डेस्क पड़े हुए हैं, इस तरह का डेस्क शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन डेस्क बेताशा देखे होंगे, राइट? सो चार चीजें जोड़ के, पाइप्स को, लकड़ी को, फोम को जोड़ के ये एक डेस्क बनाया गया है। हर चीज एग्जिस्ट करती है, पाइप भी एग्जिस्ट करते हैं, फोम भी एग्जिस्ट करता है, लकड़ी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसको इस तरह जोड़ के इस फॉर्म में बना देना, इट इज ओरिजिनल। इट इज डन बाय समबडी हु हैज थॉट इट टू बी, उसने ये सोचा और उसका ऐसा इस तरह से टेक्निक कह लिया। मैं तो उस वक्त सिर्फ सिंथेसिस के एक हार्डवेयर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि एक हार्डवेयर आपने कुर्सी बना दी, जो कि इस तरह की कुर्सी आपने बनाई है जो कि इस एक खास शेप की है, खास डिजाइन की है, खास उसकी कंफर्ट लेवल है, तो वो आपकी ओरिजिनलिटी है। ऑल दो कुर्सी तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसको अगर आप स्केल अप करें तो ये गाड़ी है जो है, गाड़ी तो आज से 500 साल पहले भी शायद एग्जिस्ट करती थी, आज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन हर गाड़ी ओरिजिनल है अपने अपने डोमेन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर उस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन की गई है। जो अभी तहसीन ने कहा था, आई 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 टेक दोज वर्ड द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, दैट अलोंग द टाइम, बस टाइम गुजरता है तो हर चीज में इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, और वो उस एरिया की या उस वक्त की ओरिजिनलिटी होती है, ठीक है। लाइक और अगर हम आगे जाएं, मेकिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ समवन एल्स मटेरियल और आइडियाज, टेकिंग अ न्यू टेक्निक एंड अप्लाइंग इट टू एन एग्जिस्टिंग एरिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैथमेटिक्स एग्जिस्ट करती है, कंप्यूटर साइंस अब आई है, कंप्यूटर साइंस एग्जिस्ट करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आई है, तो आप एग्जिस्टिंग टेक्निक्स को एआई में अप्लाई कर दें तो ये ओरिजिनलिटी है। एआई की टेक्निक्स को फिजिक्स में अप्लाई कर दें, पुराना एरिया है, ओरिजिनलिटी। ऑल्दो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो इंटरडिसिप्लिनरी जो काम किया जाता है, आपसे जब सवाल किया जाए आप जवाब दे सकते हैं कि जी मैंने ये काम इस तरह से किया है, मैंने यहाँ की टेक्निक को इधर लेके अप्लाई किया है, जो पहले नहीं हुआ था, या टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। एक और चीज ध्यान में रखें, हमेशा ये कहना होता है कि जी टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इट हैज बीन डन। नेवर क्लेम कि जी आई एम दी अथॉरिटी ऑन दिस थिंग, कि जी जो मैं कह रहा हूँ तो मैंने ये देखा है जी इसमें कभी काम नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। जब भी आपसे सवाल करें, ये नहीं कभी कहना चाहिए कि जी मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने सब सर्च कर लिया, सब देख लिया, बट नो बडी हैज डन इट। दिस अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यू शुड से टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज, वट एवर आई हैव रेड, इट इज आई हैव नॉट फाउंड इट, बट देयर मे बी समथिंग जो कि एग्जिस्ट करता हो। क्योंकि एक चीज याद रखें, दुनिया में चींटी से लेके हाथी तक हर चीज पे काम हुआ हुआ है, इंसान के नाखून से इंसान के बाल तक हर चीज पे काम हुआ हुआ है। मैं और आप, हमारी नॉलेज लिमिटेड है, महदूद है। हम
इंसान है ना, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, ना ही उसके अंदर लामतनाही इंफॉर्मेशन या नॉलेज या तालीम या इल्म होता है। हम एक लिमिटेड एरिया में हमेशा होते हैं और उतना ही सोच रहे होते हैं, उतना ही काम कर रहे होते हैं। तो कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि जी मुझे सब पता है, किसी को कुछ नहीं पता, यही सोच के आगे चलना है। बट ये कहें कि हाँ जी जो जितना मुझे पता है उसमें ये चीज इस तरह से है। तो ये चीज स्टेटमेंट एक नहीं, पर यहाँ मैंने जो आपको एग्जांपल्स जो कोट किए हैं वो ये है कि इस तरीके से ओरिजिनलिटी को डिफाइन किया जा सकता है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर सवाल का जो आपसे पूछा जाए आपके एरिया से मुतालिक। दिस अप्लाइज टू बोथ मास्टर्स एंड पीएचडी। देयर कुड बी मेनी अदर डेफिनेशंस लाइक दिस। आप क्रॉस डिसिप्लिनरी हैं, डिफरेंट मेथडोलॉजीज को यूज कर रहे हैं। आपने एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया है जिसको इस खास डोमेन में पहले लोगों ने कंसिडर नहीं किया था। आपने नॉलेज को इस तरह से प्रेजेंट किया है जिस तरह से पहले प्रेजेंट नहीं की गई थी। आपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को किसी नए एरिया में अप्लाई कर दिया है, या नई नॉलेज को किसी एग्जिस्टिंग एरिया में अप्लाई कर दिया है। सो इस तरीके से देयर कुड बी मेनी थिंग्स विच यू कैन थिंक अबाउट योर वर्क एंड अकॉर्डिंगली आंसर द ऑडियंस। चाहे वो आपसे फेस टू फेस क्वेश्चन किया गया है, या आपसे आपकी पब्लिकेशन प्रोसेस के दौरान क्वेश्चन किया गया है किसी रिसर्च पेपर के हवाले से, तो आप आंसर अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो ओरिजिनलिटी की डेफिनेशन जो है वो आपको जहन में होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो आप बताइए। अच्छा, आज हम इतना ही रखते हैं। अगर कोई आपके कोई इसमें फर्दर क्वेश्चंस हैं और कोई आपको अपने टॉपिक से मुतालिक कोई सवाल करना है, जो हमने हमारा एक टारगेट है कि बाय द मिड टर्म एग्जाम, यानी अभी दिस इज द 6th वीक, शायद 5th और 6th वीक है, 8 वीक तक हमने आप लोगों ने अपने टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट कर लेना है कि मेरा टाइटल क्या होगा, जिस पे मैंने लिटरेचर रिव्यू करना है और अकॉर्डिंगली ये सारे काम जो हम कर रहे हैं ये अप्लाई करना है, और TH1 डॉक्यूमेंट तक जाना है हमने, ताकि मेरा एक इनिशियल प्रपोजल रेडी हो जाए जिसको मैं फादर बाद में आगे इम्प्रूव कर सकता हूँ। आप में से कोई TH1 में एनरोल हुआ हुआ स्टूडेंट है इस वक्त? आप हैं? तो आपको एक डेडलाइन मिली होगी शायद नवंबर की, जिसमें आपने TH1 डॉक्यूमेंट जमा कराना है विद कंसल्टेशन ऑफ योर सुपरवाइजर। तो उस हवाले से अपनी डॉक्यूमेंट को आपने रेडी करना है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप बल्कि मुझे ये कीजिएगा कि जो एग्जिस्टिंग प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स हैं मोहसिन से आप वो ले लीजिए और वो ग्रुप पे शेयर कर दें सबके साथ, ताकि सबको पता हो कि TH1 डॉक्यूमेंट का पैटर्न क्या है। दिस इज एज फार एज दी मास्टर्स आर कंसर्न। जो PhD है वो उसके ऊपर बिल्ड होती है। PhD के लिए मैंने स्पेशली भी कुछ बताया था कि यू नीड टू इंक्रीज इट अराउंड 5 times द मास्टर्स डॉक्यूमेंट, और उसके लिए एक अलग से प्रपोजल डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करती है। जो हमारे पुराने PhD स्टूडेंट्स हैं वो दोज डॉक्यूमेंट्स वुड बी शेयर्ड विद राबिया सेपरेटली। तो आप राबिया अलग से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगी विच वुड बी अ PhD प्रपोजल डॉक्यूमेंट, वेर एज फॉर सर मास्टर्स के PhD डॉक्यूमेंट सेपरेट है। सब्जेक्ट कंपलसरी है ना? जी, थीसिस के लिए कंपल्सरी। और थीसिस में पहली स्टेज है प्रपोजल सबमिशन। प्रपोजल सबमिशन में जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम है TH1 डॉक्यूमेंट, जो कि प्रपोजल डॉक्यूमेंट है, और वो आपने भी तैयार करनी है इस सब्जेक्ट के लिए भी। इस सब्जेक्ट की ग्रेडिंग उसके ऊपर, ये ऐसा ही है, इसमें हमारा तीसरे हो जाएगा काम। तो आपने अपना टॉपिक, अभी जो मैंने आपको टास्किंग की हुई है कि अपना टाइटल शॉर्टलिस्ट करें, उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर्स पढ़ें, शॉर्टलिस्ट करें। लाइक ये क्राइटेरिया आपको मैंने दिखाए हैं, इनकी बेस के ऊपर जर्नल आर्टिकल्स, कॉन्फ्रेंस आर्टिकल्स को सेपरेट कर लें। और जो हमने अभी आज बेंचमार्क्स देखे, आज भी देखे, पिछली क्लास में भी देखे थे, मैंने आपसे एक प्रेजेंटेशन शेयर की थी जिसमें परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स एक सैंपल प्रेजेंटेशन है, वो नोट हुए हुए, जरा खोल के देखिएगा। आपने ये करना है कि आप जो टाइटल शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं उस टाइटल के अगेंस्ट जो पेपर्स हैं उनके वो बेंचमार्क्स नोट करें, और अपनी एक स्लाइड बनाएं अपने आर्टिकल्स के लिए, कि मेरे आर्टिकल्स में जो पहला आर्टिकल है वो स्कोपस में यस है, वेब ऑफ साइंस में यस है, क्वार्टाइल 2 में है, SCR वैल्यू ये है, इम्पैक्ट फैक्टर ये है, SINP ये है, W कैटेगरी है या X कैटेगरी है। तो ये पैरामीटर्स कुछ आप कॉलम में रख के कॉलम में रख के आर्टिकल का नाम लिखें और वो वैल्यूज आगे नोट डाउन करें, और अपनी एक 1 स्लाइड 2 स्लाइड अपने आर्टिकल्स के लिए बनाएं। ये आपकी टास्किंग है जो कि अगली क्लास में मैं आपसे चेक करूँ। अच्छा, अब आप सवाल करें, क्या करें? सर दोबारा असाइनमेंट आप रिपीट करवा
कि हम टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, टाइटल सेलेक्ट करें टाइटल एक जिस पे आपने रिसर्च करनी है, ठीक है, और उस रिसर्च टाइटल के अगेंस्ट रिसर्च पेपर्स ढूंढें, उन पे ये क्वालिटी क्राइटेरिया अप्लाई करें जो हमने पढ़े। फिर हर पेपर टेबल से बना लें तो उसमें लिखें कि ये फोकस में ये आप, मैं रेफर कर रहा हूँ ना, वो जो मैंने आपसे प्रेजेंटेशन भेजी ना, आप उसको आप खोल के देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें किस तरह से आर्टिकल्स के अगेंस्ट ये वैल्यूज लिखी हुई, आप उसी को एग्जैक्टली फॉलो कर लें या ऐड कर लें कुछ चीजें उसमें, और अपना एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन इंडेक्स बनाएं कि जी ये सारी चीजें मेरे पेपर्स के अंदर फिल हो रही हैं, तो मैं जो पढ़ रहा हूँ वो अच्छा पढ़ रहा हूँ। दिस इज दी पॉइंट। ठीक है, सुपरवाइजर शॉर्टलिस्ट कर लीजिए अपने काम के लिए, ठीक है। वो अपनी प्रेजेंटेशन, यानी आप 2 स्लाइड्स आपको बना लेनी चाहिए। पहली स्लाइड पे आपका टाइटल हो, आपका सुपरवाइजर का नाम हो, दूसरी स्लाइड पे आपके सारे रिसर्च पेपर्स हों और उनकी ये क्वालिटी मार्किंग हुई हो कि क्या क्या वो फुलफिल कर, और फिर अकॉर्डिंगली ये अब हम नेक्स्ट क्लास में आई गिव यू सम टाइम से 5 मिनट्स ईच एंड यू विल शो योर प्रेजेंटेशन एंड वी कैन डिस्कस क्या आपका जो टाइटल है वो ठीक है या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और सुपरवाइजर ठीक है नहीं ठीक है, पेपर्स ठीक है नहीं ठीक है, ये हम बात करें। ठीक है, तो इसको इस हफ्ते में आपने करना है। एनी क्वेश्चन राबिया फ्रॉम योर साइड? सर हमारा जो पेपर होगा नो सर, थैंक यू। सर ये थ्योरी वगैरह सारी जो आपने क्लास में सुना है पढ़ा है इसी के अंदर से सवाल होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। जो आपने अपना टॉपिक डिफाइन करेंगे उसमें से क्वेश्चन होंगे, लाइक मैं क्वेश्चन आपसे कर सकता हूँ कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ योर रिसर्च, 5 मार्क्स, तो आपने अब तक फाइनल कर ली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सर ओपन बुक पेपर होगा। नहीं, क्लोज बुक, क्लोज नोट्स, क्लोज इंटरनेट, आपने अपने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स के अगेंस्ट ही चीजें पढ़कर आए और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दें जो आपने देने। जी आपने, क्या होता है मेरा हाँ कुछ भी मैं पूछ सकता हूँ आपसे इन्हीं के अंदर से कोई चीज। तो अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें, अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप करनी है, गो थ्रू करें, कोई रट्टा नहीं लगाना, समझ होनी चाहिए और अकॉर्डिंगली आप उसका आंसर पूछ। एनीथिंग एल्स, और कोई क्वेश्चन? सर जिस तरह से डेफिनेशंस थी कि कौन सा इंडेक्स है या जो पैरामीटर्स हैं, CD2 है, SNIP है, ये किस तरह से कैलकुलेट होता है, ये किस तरह से वर्कआउट होता है, ये भी आएगा पेपर्स आपने में? नहीं, इसको जब एक दफा आप देख लेंगे ना तो मेरे नहीं ख्याल इसको याद करने की जरूरत है। मतलब मैं एक दफा मैंने सुना है कि जी CD2 जो इम्पैक्ट फैक्टर की तरह ही है, इम्पैक्ट फैक्टर की एक डेफिनेशन है साइटेशंस बाय आर्टिकल्स पब्लिश इन लास्ट 2 years। सो इसको ये आपके ना फिंगर फिंगर टिप्स पे होना चाहिए सॉर्ट ऑफ, इसको याद नहीं करना है, तो एक फ्लो में चीज पता होनी चाहिए। माना माई पॉइंट इज आई नॉट आस्क यू कि जी मुझे इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करके दे दें आप। मैं अगेन ये भी नहीं कह रहा कि मैं आपसे क्राइटेरिया पूछूंगा, मतलब मैं तो आपसे, देखिए अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, देर आर परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स, आई कैन आस्क यू यार कि मैंने कौन कौन से परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स आपको क्लास में दिखाए, तो आपको याद होना चाहिए कि जी मैंने CD2 देखा था, आपको याद होना चाहिए कि जी मैंने सिग्नल नॉर्मलाइज इम्पैक्ट फैक्टर देखा था, आपको याद होना चाहिए कि जी मैंने जो है ना इसके अंदर एक आइगन फैक्टर का नाम सुना था, बस। ठीक है, हाँ हो सकता है मैं आपसे कोई यार आइगन फैक्टर में और CD2 में फर्क क्या है, तो ये अगेन ये मैं इसको ये नहीं करूँगा, ये यानी रट्टे वाला सवाल अभी भी नहीं है, ये तो एक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन ही है कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है और आइगन फैक्टर क्या होता है, पता होना चाहिए। आपने देख लिया, सुन लिया, आई होप राबिया मेरे आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई है। जी सर, समझ आ गई, थैंक यू। तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, बट मिड टर्म में भी टाइम है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे उसको। कब उसकी डेट्स क्या दी हैं आपको मिड टर्म की वैसे? बस ठीक है। सो अभी एक वीक क्लास हमारी है ना, अगले वीक तो मिड टर्म तो नहीं है, अभी तो बहुत टाइम है इसका, हाँ, फिर वी हैव, तो फिर वी डिस्कस इट वंस द लास्ट वीक इज देयर, अभी तो टाइम है। तो अभी आप ये जो काम दिए जा रहे हैं इनको साथ साथ करते जाए, ये जो आप कर रहे हैं इन्हीं में से क्वेश्चंस होंगे, वट एवर यू आर डूइंग इन्हीं के अंदर से क्वेश्चंस होंगे, जो आपने किया होगा उसका हम जवाब दे देंगे। मैं आपसे ये सवाल भी कर सकता हूँ, हु इज योर सुपरवाइजर, ये याद तो नहीं करना ना किसी ने, काम कर रहे हो ना आप, जो काम कर रहे हो वो आप लिख। आई कैन आस्क यू व्हाट इज द बेस लाइन पेपर, आपका बेस लाइन पेपर कौन सा, तो यू हैव रेड इट, आप तो लिखें। ठीक है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ जी व्हाट इज द पब्लिकेशन जर्नल, नेम ऑफ जर्नल वेयर योर आर्टिकल हैज बीन पब्लिश्ड, तो पता होना चाहिए। सही है,
सो द वर्क यू डू, उसी के अंदर से क्वेश्चन। तो इसमें इतनी फिक्र परेशानी की जरूरत मेरा नहीं ख्याल होनी चाहिए। ठीक है जी, सो वी क्लोज इट फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, और रिलैक्स करें, एंजॉय करें, इंशाल्लाह विल मीट अगेन। अब क्लोज हो गया सेशन, अभी मैंने आपसे सवाल थोड़ी देर पहले पूछे थे, आपने कहा मैं कोई सवाल नहीं है। चलें बताएं क्या सवाल। सर ये एक समरी है, उसमें हमने क्या मतलब जो जो पेपर होता है उसमें abstract लिखना है या methodology करनी है या कि कंक्लूजन जो आया है पेपर की समरी मैंने पूछी है आपसे, सर अभी सिर्फ अभी आपने पढ़ाई है मैंने तो अभी तक आपको नहीं इस बारे में बात ही नहीं की। या आप किस बैकग्राउंड पे सवाल कर रहे हो पेपर की समरी का? आपकी बातें बिल्कुल कर दी नहीं। दसवीं के बाद अभी तक नहीं। या जो पेपर है उनके इस तरह टाइटल्स टाइटल्स देते हैं और उनके बेंचमार्क्स नोट करते हैं। बीच में कोई फिल्टर अलग लगा हुआ है, मैं कुछ कह रहा हूँ कुछ और जा रहा है दिमाग के अंदर। पिछली क्लास बाद में ये पेपर समरी करते हैं। पेपर समरी की मैंने तो, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने पेपर समरी का लफ्ज अभी तक कहीं इस्तेमाल किया। चलो आप देखिएगा नोट्स में कहीं क्या बात हुई है, हो सके किसी डिफरेंट बैकग्राउंड में मैंने कोई बात की हो। सर प्रॉब्ली ये लेक्चर समरी को रेफर कर रहे हैं। हाँ, नहीं मैं देखिए लेक्चर समरी से, अगेन लेक्चर समरी से भी मुराद आपके क्लास नोट्स है। बंदा जब क्लास में लेक्चर लेता है नोट्स बनाता है ना आपने, फॉर मी दैट दोज नोट्स आर लेक्चर समरी। ठीक है, जैसे अभी मैडम ने मुझे भेजा है, उन्होंने तो मुझे गूगल से सर्च करके ना कट पेस्ट करके भेज दिया सारा कुछ। हाँ, तो वो कट पेस्टिंग नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, आपने जो क्लास में अपने नोट्स बनाए हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन आप क्लास में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो वो जो लिख रहे हैं उसको मुझे भेज दें, ताकि आप, और उसको एक दफा जब वो भेज देंगे तो वही आपने असल में पेपर में आना है, उसी में सवाल में यही करूंगा जब मैं आपको क्लास में इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो जरूर क्लास के कुछ ना कुछ उस दिन के नोट्स बनाया करें, और उसी की पिक्चर लेके मुझे भेज दें, वो समरी है। समझ गए? अच्छा जी, ओके, और भी कोई क्वेश्चन? सर जब हम टॉपिक सेलेक्ट करेंगे सर उसमें आपने हेल्प करनी है हमारे लिए, टॉपिक इस तरह होना चाहिए कि मैंने यही अभी आपसे कहा ना कि अभी आप जब नेक्स्ट क्लास में टॉपिक लेकर आएंगी ना, मैं आपको तो आप उनमें मैं आपको गाइड करूंगा कि ये ठीक है या गलत है या क्या। लेकिन अगेन मेरी ये रिक्वेस्ट ये है कि आपने उसको पहले डिस्कस करना है अपने सुपरवाइजर से कि मैं ये टॉपिक, ये आपने ये पार्ट ऑफ सिस्टम है कि आपने कुछ बंदे को, कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है, उनके पीछे भागना है, वो आपको हाथ नहीं आएंगे, वो कांटेक्ट करें, उनसे पूछें, फेस टू फेस मिलें, ईमेल पे बात करें, व्हाट्सएप पे बात करें। लेकिन ये कि ये एक इकोसिस्टम का हिस्सा है टू गेट होल्ड ऑफ योर सुपरवाइजर, बिकॉज ही और शी इज ऑलवेज बिजी, but you need to find out ways to get contacted and get some feedback from them. And then again, I'm here in the class to guide you कि क्या गलत क्या ठीक है। For Rabia, there is no yet no supervisor at the moment, but ये कि वो अपना जो अपनी अंडरस्टैंडिंग उनकी मास्टर्स की है और अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, पीएचडी स्टूडेंट थोड़े से आगे होते हैं, 2 नॉच 3 नॉच फ्रॉम रेगुलर एमएस स्टूडेंट, तो वो उस एक्सपीरियंस की बेस पे अपना कुछ होमवर्क करके आएंगी और अकॉर्डिंगली उनको हम उस क्लास से गाइड करेंगे। सर ठीक है Rabia, Baralam, still you can figure out any available faculty member here to consider as your supervisor from very start. सर और जी, और कुछ चले जी, ठीक हो गया जी। So we close the session. See you next class. Thank you very much.